15% लोग दुनिया भर में ऐसे हैं जो अपने वर्क प्लेस स्ट्रेस की वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको हो रहे हैं। व्हाट इज टॉक्सिक वर्क कल्चर? टॉक्सिक वर्क कल्चर एक जेनेरिक टर्म है और हर एक का नज़रिया उस चीज़ का अलग होगा। आप बुझते जा रहे हो, आप अपने आप को अंदर सिकुड़ते जा रहे हो, वो सब आपको एक टॉक्सिक वर्क कल्चर के रूप में आप उसको। बहुत सारे मैनेजर ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट इसलिए नहीं करते, उनको लगता है कि अरे यार सर पे चढ़ जाएंगे। आप वहीं पे चिल्लाते हो जहाँ पे लोग सुन सकते हैं, आप हर जगह नहीं चिल्लाओगे, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपको किसी के अंदर हर भर के सेल्फ डाउट लाना है, इनकॉम्पिटेंसी क्रिएट करना है, तो प्लीज़ चिल्लाइए। आप अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, उनके स्ट्रेंथ्स के हिसाब से उनके ऊपर काम दें, तो आप देखोगे उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। सो एन एम्प्लॉयर शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टिंग इन हाउ टू गिव पॉजिटिव स्ट्रोक्स टू देयर एम्प्लॉयज़। आपको अगर चोट लगेगी और आपको उसकी पट्टी की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको वो डेली पट्टी चेंज करनी पड़ेगी। तो बुलिंग का भी एक घाव है, वो एक लेक्चर, एक प्रेजेंटेशन से ठीक नहीं होगा। हम हर चीज़ को दुनिया में टाइम दे देते हैं सिवाय अपने आप को। ना हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, ना मेंटल हेल्थ पे। स्ट्रेस लेने से आपका अप्रेजल बेटर नहीं होगा और आगे स्ट्रेस को सोचते हुए भी अप्रेजल से कोई बेटर नहीं होगा। द की इज गेट आउट ऑफ द स्ट्रेस। सनी साइड अप, मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड। नमस्कार। इस दुनिया में जो 9 to 5 की अब तक बात किया करती थी, नौकरियों की बात किया करती थी, अचानक से लोग 5 to 9 की बात करने लगे। ये जो हमारी वोक जनरेशन है, इसने मेक श्योर किया है कि दुनिया मेंटल हेल्थ एट वर्क के बारे में बात करे और टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिक वर्क कल्चर, एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क और ओवर प्रेशर जैसे टॉपिक्स पर भी अब थैंकफुली बात होने लगी है। और ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या अब तक हम सिर्फ मुद्दे के ऊपर से निकल रहे थे और टॉक्सिक वर्क कल्चर जैसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे। इन सारी बातों के बारे में आज यहां बात होने वाली है। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ हैं डॉक्टर शिल्पा गुप्ता, जो है फाउंडर इमोइड वेलनेस सेंटर न्यू दिल्ली के, जो एक थेरेपिस्ट हैं, एक पेरेंटिंग कोच हैं और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक मास्टर ट्रेनर हैं, जो आज हमारी मदद करने वाली हैं टू ब्रेक डाउन फ्रॉम दिस विशियस सर्कल एंड फाइंड द की टू अ हैप्पी वर्क लाइफ बैलेंस। आइए शुरू करते हैं सनी साइड अप, द मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट। मैम, वेलकम टू सनी साइड अप वंस अगेन, अनदर एपिसोड। कैसा लग रहा है आपको आज? कैसी हैं आप आज? बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। सब आपकी कृपा है। अरे आप बाप मुझे रे। अच्छा लगवा रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ जी। सबसे पहले तो मैम कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमारे कुछ एपिसोड्स ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं और लोग इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अगले से अगले एपिसोड्स की बात कर रहे हैं और जो एक बात जो निकल कर आई है, जो मुझे लगता है कि सबके लिए बड़ी रेलेवेंट है, उस पर आज बात करने का मूड है मेरा। क्या आप कहें तो हम उस टॉपिक को उठा लें आज? बिल्कुल। ओके, तो बात शुरू होती है WHO के एक सर्वे से, जो कि 2019 में किया गया, जिसमें ये पता लगता है कि 15% लोग दुनिया भर में ऐसे हैं जो अपने वर्क प्लेस स्ट्रेस की वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको हो रहे हैं। ये 2019 का डेटा है, अब और वर्स हो चुका है। और एक यही डेटा एट्रीब्यूट करता है कि 31% भारतीय ऐसे हैं जो कि स्ट्रेस एट वर्क प्लेस या वर्क प्लेस स्ट्रेस से अपने आप को रिलेट करते हैं। यानी कि टॉक्सिक वर्क कल्चर जो है हिंदुस्तान में भी, अब अमेरिका के बाद, यूरोप के बाद, अब हिंदुस्तान में भी बड़ा देखा जाने लगा है। तो सबसे पहले तो मैम, व्हाट इज टॉक्सिक वर्क कल्चर? क्योंकि हमारे यहाँ भूपू वाला पे तो ये होता नहीं। टॉक्सिक वर्क कल्चर एक जेनेरिक टर्म है और हर एक का नज़रिया उस चीज़ का अलग होगा। किसी के लिए ये होगा कि मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए ये होगा कि मैं नंबर ऑफ़ आवर्स दैट आई एम इन्वेस्टिंग इज़ मोर, किसी के लिए वो सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, किसी के लिए वो चीज़ कि जॉब में सर्टेनिटी नहीं है, हर टाइम कोई थ्रेटन करता रहता है कि जॉब से निकाल देंगे। किसी के लिए ये भी हो सकता है वहाँ पे बुलिंग हो रही है। फॉर अनदर पर्सन इट माइट बी लाइक अपने जॉब में क्रिएटिव एलिमेंट नहीं मिल रहा, जॉब बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि ऐसे ही काम डिलीवर करना, उसमें कोई चॉइसेस नहीं है, कोई ओपननेस नहीं है, सो देयर इज़ अ कंट्रोल ऑफ द जॉब। किसी के लिए ये होगा कि कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है जॉब में, तो पता ही नहीं है कैसे करना है, तो वो भी बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। एंड पीपल कैन फाइंड ऑल दीज डिफरेंट वेज एज अ टॉक्सिक वर्क कल्चर। कुछ भी चीज़ जो अनसर्टन हो जाए, कुछ भी चीज़ जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया और वो हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं वर्क प्लेस पे आपसे, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप फंसना नहीं चाहते वो क्रिएट हो रही है, तो वो एक टॉक्सिक बनता जाता है धीरे धीरे। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके अंदर फियर क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, आपको उसे डील करना नहीं आ रहा, कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा,
आप बुझते जा रहे हो, आप अपने आप को अंदर सिकुड़ते जा रहे हो, वो सब आपको एक टॉक्सिक वर्क कल्चर के रूप में आप उसको देखोगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक जगह से जब जॉब चेंज करते हैं या बहुत साल एक जगह पर काम करते हैं, तो उनका बिहेवियर भी उस जगह के अराउंड और उस जगह जैसा हो जाता है, और जब वो चेंज करते हैं वहाँ से तो बोलते हैं अरे यार बड़ा कंफर्टेबल हो गया, मैं तो यहाँ पे तो ये भी है, यहाँ पे तो वो भी है। तो वो जो एक साय ऑफ रिलीफ होता है जिसे बोलते हैं, वो भी उनको मिलता है एक पर्टिकुलर जगह को छोड़ते हुए। तो क्या ये भी मोनोटनी की वजह से, या ये भी एक क्योंकि वो वर्क कल्चर उनके लिए टॉक्सिक हो गया था? जहाँ पर भी आपको काम में खुशी मिलेगी, आप उसे पैशनेटली कर रहे हो, आपको आगे गोल्स मिल रहे हैं, आप आगे एक विजन देख सकते हो जहाँ पे आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटी, अपने स्किल सेट्स, आप हमेशा वहाँ खुश रहोगे। आपको अगर वो अगर लेट्स से आप एक क्रिएटिव इंसान है और आपका वो काम 6 घंटे में ख़त्म हो जाता है और आपका बॉस कह रहा है आप 8 घंटे रुको, तो हो सकता है आपको एनवायरनमेंट पसंद ना हो, दूसरी जगह वही फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वो आपको एनवायरनमेंट अच्छा लगे। बट द बॉटम लाइन इज, आर यू हैप्पी विद योर वर्क, वॉट यू आर डूइंग? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एम आई हैप्पी विद वॉट आई एम डूइंग? मैं अपने काम से खुश हूँ। देन कम्स द एनवायरनमेंट। क्या मैं अपने काम को डिलीवर करने में हर रोज़ खुशी खुशी जाऊंगा या जाऊंगी? क्या मैं अपने काम को करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे आई कैन से ओ आई डिड दिस मच ऑफ प्रोडक्टिव वर्क, या मैंने इस काम को करके ये सीखा, या ये मुझे मिला, या यहाँ मुझे सुकून मिला? एम आई एबल टू से दैट एट द एंड ऑफ द डे? दैट जस्ट ब्रिंग्स लिटिल मोर रेजिलियंस इन द एनवायरनमेंट। मैंने ये भी देखा है कि जो लोग सेल्स प्रोफाइल पर होते हैं उनमें एक बड़ा ही कमाल का फैसिनेशन होता है टू सेल। और बहुत सारे ऐसे सीनियर लेवल के लोग मैंने देखे हैं, कुछ एक एपिसोड में पहले आपसे जिक्र कर चुका हूँ, जो बहुत ही रूडली बात करते हैं अपने। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रेस वो जिसको दे रहा है उसका तो छोड़ो, इसको खुद को कितना प्रॉब्लम देगा। लाइक दे आर शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ देयर वॉइसेस एंड दे आर ट्राइंग टू मेक इट अ पॉइंट कि भाई ये इंपॉर्टेंट है सेल्स क्लोज करना। एक पर्टिकुलर जोन जो है सेल्स वाला, उसको आप कैसे देखते हैं, या हर जोन में ऐसा ही होता है? I think it's more of a personality rather than a particular area of the career or department, I would say. आप वहीं पे चिल्लाते हो जहाँ पे लोग सुन सकते हैं, आप हर जगह नहीं चिल्लाओगे, ये बात हमेशा याद रखना। इसको अगर मैं एम्प्लॉयर की नज़र से देखूं, कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहेगा कि उसकी टीम अनप्रोडक्टिव हो। एम्प्लॉयर यही चाहेगा उसकी टीम बहुत प्रोडक्टिव हो, वो दे आर हेल्पिंग हैंड्स और दे आर मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो। तो अगर आपको किसी के अंदर भर भर के सेल्फ डाउट लाना है, भर भर के उनके अंदर लो कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, इनकॉम्पिटेंसी क्रिएट करना है, तो प्लीज़ चिल्लाइए। आपको जितना चिल्लाना चिल्लाइए, बिकॉज जब आप चिल्लाएंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ का डेफिनेटली शट डाउन होगा और वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे। वहाँ क्रिएटिव वर्क नहीं हो सकता जहाँ पे चीखना चिल्लाना होगा। सो इट इज़ अ चॉइस ऑफ द एम्प्लॉयर कि मुझे बस वही करवाना है जो मैं चाहता हूँ एंड विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड, और डू आई वॉन्ट माई एम्प्लॉयज़ टू शो देयर स्किल सेट एंड इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो अप। It's a employer's choice. So you're saying it's actually the other way around. Yes. To get more productivity and more work done, you should be nicer and sweeter and Nicer and sweeter nahi, Abhishek. You have to look into the strengths of a person, look into the positives, acknowledge them, appreciate it, maybe time management along with them, a healthy environment जो भी जो बहुत ही organization specific होगा, things like that. it's more like a parenting session. Is it? Okay. I mean, I'm just wondering कि ये सारी चीज़ें आपको बच्चों के साथ भी करनी होती हैं, यही सारी चीज़ें आपको अपने टीम के साथ भी करनी होती हैं। हाँ, अगर उस नज़रिए से देखें तो बिल्कुल इट्स लाइक पेरेंटिंग, बिकॉज एट द एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल देयर ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर लाइक देयर बेबीज। मैम एक फिल्म है तमाशा, फिल्म का नाम है, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ अली। ये तो हो गई फिल्मोग्राफी। लेकिन तमाशा फिल्म में बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वेद जो कि रणबीर कपूर प्ले करते हैं, और बड़ी ही मोनोटनस ज़िंदगी जीता है। मतलब हर रोज़ का उसका स्केड्यूल 10-12 बार फिल्म में एक साथ दिखाया गया है टू एस्टैब्लिश द मोनोटनी इन द कैरेक्टर। मुझे ये समझना है कि जो लोग इस सिचुएशन में जी रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग यूथ उस फिल्म से रिलेट इसलिए करता है क्योंकि MNCs की खासतौर पर ज़िंदगी कुछ ऐसी है। तो इस सिचुएशन में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, वो क्या करें और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में एग्जैक्टली?
यस कई प्रोफेशंस और करियर्स में मोनोटनी सेट हो जाती है बिकॉज आपका जॉब रोल is expected to be done in a certain way and that may create monotony for a lot of people. But what is important is what can I do to break that monotony? जैसे आपने मूवी में भी देखा that he is going for his vacations. Similarly, you don't have to always spend too much of money. आप छोटी छोटी हॉबीज़ अपने क्रिएटिव स्पार्क्स अलाइव रख सकते हैं. अगर गिटार बजाने का शौक है तो घर आके गिटार बजाइए. अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो घर आके गार्डनिंग करिए. आप अपना एक भी कुछ भी क्रिएटिव एलिमेंट अपनी हॉबीज़ ये सब अलाइव रखेंगे तो आपको हमेशा बैलेंस दिखेगा. आपको मोनोटनी वर्क प्लेस में सिर्फ वो 8-10 घंटे है बट बाकी आपके 14 घंटे यू विल बी एक्चुअली ब्रेकिंग इट आउट विद हैप्पीनेस, विद कनेक्शन विद अदर पीपल. आप मिल रहे हैं लोगों से, आप घूम रहे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आप अपने जो आपके बकेट लिस्ट है उसमें से कोई एस्पेक्ट उसे पूरा कर रहे हैं. सो ऑल दिस विल ऑलवेज हेल्प यू ब्रेक द मोनोटनी. नाउ द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड अर्लियर वाज अबाउट द एम्प्लॉयर्स. वो क्या कर सकते हैं? सो द एम्प्लॉयर्स कैन एक्चुअली हेल्प देयर स्टाफ और एम्प्लॉयज giving them a very specific job role which is actually catering to their strengths and also giving something called as positive strokes. Okay. So next will be आप पूछो मैं ही बता देती हूँ कि positive strokes. मैं पूछने वाला था. So positive strokes क्या होते हैं? जैसे stroke आपने शब्द तो सुना ही होगा जब हम क्रिकेट में एक stroke खेलते हैं, हाँ, है ना? वैसे ही हैंड राइटिंग में भी strokes होते हैं, स्विमिंग में भी strokes होते हैं. उसी तरह कम्युनिकेशन में भी स्ट्रोक्स होते हैं. कम्युनिकेशन का एक छोटा सा एस्पेक्ट उसको हम स्ट्रोक्स कहते हैं. अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं. अगर मैं अभी आपको अभिषेक बोलूं, हाय अभिषेक, नाउ दैट इज पॉजिटिव. ये कौन सा है? एक्सट्रीमली नेगेटिव. कोई मुश्किल नहीं है. देख के जेस्चर से भी कोई बता सकता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. You don't need words. Words is an added element. आपके facial expressions, आपके gestures उसे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत easily क्रिएट कर सकता है. किसी को ना समझने में दिक्कत है ना करने में चैलेंज आना चाहिए. So an employer should always be investing in how to give positive strokes to their employees. This makes an environment healthy. Could be a smile, could be wishing them in the morning or while they are leaving. और उनके उनके स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करना, उसको वैलिडेट करना. एक हो गया हाँ तुमने अच्छा काम किया और एक है वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब. सो आपके एक्सप्रेशंस की बहुत कीमत होती है जब आप अप्रिशिएट करते हैं. सो ये एक एम्प्लॉयर को हमेशा ध्यान रखना है. इससे वो मोनोटनी इन द थॉट प्रोसेस ऑफ द एम्प्लॉय ब्रेक होती है. दे फील कि हाँ हमने कुछ किया है, हमने कंट्रीब्यूट किया है, हमारी ये स्ट्रेंथ है. तो उनकी भी ज़ील काम में बढ़ती है. और बहुत ज़्यादा रैम्बो बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैनेजर ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट इसलिए नहीं करते, उनको लगता है कि अरे यार सर पे चढ़ जाएंगे. लेकिन मैंने ऐसे भी मैनेजर्स देखे, लाइक अ CEO ऑफ माय प्रीवियस कंपनी, व्हेन ही यूज्ड टू कम ऑन द फ्लोर, मतलब बहुत जनरली ही यूज्ड टू बी ऑन द फ्लोर बिकॉज ही यूज्ड टू बी ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. व्हेन ही यूज्ड टू कम, वो ही यूज्ड टू मेक श्योर कि फ्लोर पर जितने लोग हैं वो उनको जाकर ग्रीट करते थे, चाहे वो मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, DGM हो, GM हो या प्यून हो. He used to go and reach out to everybody and shake his hands. So everybody likes it. बिल्कुल एवरीबडी लाइक्स इट. इनफैक्ट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. ये हमारा कल्चरल मिथ है कि तारीफ़ करेंगे तो बिगड़ जाएंगे. पेरेंट्स बोलते हैं कि तारीफ़ करेंगे तो बच्चों को नज़र लग जाएगी, वो आगे ग्रो नहीं करेंगे, उनके स्ट्रेंथ्स पे वो ध्यान नहीं देंगे, जबकि बिल्कुल उल्टा होता है. एवरीबडी लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पैम्परिंग एंड अप्रिसिएशन. सो ये डिफरेंस भी हमको क्लियर करना. हाँ. सो पेरेंट ब्राइबरी इज जैसे अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को बोल रहा है कि दादी को मत बताना ये बात, ये लो चॉकलेट. सो मैंने पहले चॉकलेट दे दी और फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सेकेंड स्टेप दैट इज व्हाट नीड नॉट बी टोल्ड. दिस इज ब्राइबरी. Whereas appreciation is okay, you got marks in your exam, तुमने हार्ड वर्क किया,
उस हार्डवर्क के लिए ये रही आपके लिए चॉकलेट, यानी क्या ये भी ब्राइबरी नहीं हुआ फिर? नहीं, आपने कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव दिया, रिवॉर्डिंग। आपने काम किया, उसके बाद उसको आपने अप्रिशिएट किया बाय अ मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड। ये ब्राइबरी नहीं है। ब्राइबरी इज ऑलवेज व्हेन इट इज डन ईदर बिफोर और फॉर अ नेगेटिव बिहेवियर, सो वो ब्राइबरी होता है। रिवॉर्डिंग इज ऑलवेज फॉर समथिंग यू हैव डन पॉजिटिव and you are making sure that the person has also taken actions and on basis of that the person is getting a consequence. अच्छा, जनरली बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। अब ये मैं अपना सवाल पूछ रहा हूँ, ये कहीं भी लिस्ट में नहीं है क्वेश्चन। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि एक कोई अचीवमेंट हुआ या कोई एक पड़ाव एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक या दो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की वजह से पार किया। अब जब अप्रिशिएट करने का टाइम आता है तो वो अप्रिसिएशन जो होता है वो पूरी टीम में बट जाता है। अब इससे बाकी के जो टीम मेंबर्स जिनका उसमें कोई रोल नहीं है उनको तो थोड़ा क्रेडिट मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन जिन दो लोगों ने उसके लिए फाइट मारी, जिन दो लोगों ने पूरा साल शायद उसे एक चीज़ के लिए काम किया, वो अप्रिशिएट होकर भी डिसरिस्पेक्टेड फील करते हैं। सो शेयरिंग इज केयरिंग चलता है वर्क प्लेस पर? क्या शेयरिंग ही टॉक्सिक कभी कभी बना देता है सिचुएशन को? शेयरिंग इज केयरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू जस्ट सिनेरियो जो आपने बोला है। अगर ये वंस इन अ ईयर हो रहा है एज एन अप्रेजल तो शायद ये कम लगेगा, बट अगर एज एन एम्प्लॉयर आप वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे उनके उन छोटे छोटे एफर्ट्स को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो और उसे एक्नॉलेज कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि एम्प्लॉय को एट द एंड ऑफ द ईयर ये लगे कि हाँ मेरा काम देखा नहीं जा रहा। सो येस, इफ इट इज़ जस्ट डन वंस इन अ ईयर्स तो वो बढ़ जाएगा, बट अगर हर रोज़ मर्रा की ज़िंदगी में एक्नॉलेजमेंट मिल रही है तो आई थिंक एम्प्लॉय विल फील गुड। या हमें उस शेयरिंग को हमेशा तोड़ना पड़ेगा जिससे कि एम्प्लॉय को वैलिडेटेड फील हो, एक्नॉलेज्ड फील हो। तो जिसको मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ डिस्क्राइबिंग बिहेवियर। डिस्क्राइबिंग बिहेवियर का मतलब है जो दिख रहा है या सुनाई दे रहा है उसे क्लियर शब्दों में बोलना। जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में वो नहीं, जो दिख रहा है उसे टैंजिबली बताना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना पड़े कि मुझे अभिषेक आपका स्पेक्स अच्छा लग रहा है, तो मुझे सिर्फ स्पेक्स अच्छा लग रहा है वेग हो गया। इसका वाइट फ्रेम इज समथिंग दैट आई एम रियली लाइकिंग, दैट विल बिकम डिस्क्राइबिंग वेरी स्पेसिफिकली। जनरली लोगों के एक्नॉलेजमेंट्स काफ़ी वेग होते हैं। ओ यू डिड अ गुड जॉब, किस चीज़ में? गेट वेरी स्पेसिफिक, उसे तोड़ के बताइए एग्जैक्टली उसने क्या किया। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आती है, ये बात क्या? ब्रेक इट डाउन इनटू आई लाइक योर पंक्चुअलिटी, आई लाइक योर कम्युनिकेशन स्टाइल। आप चीज़ों को क्लैरिटी से रखते हैं, आप गैप्स ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं वो पुट फॉरवर्ड करते हैं। आपको उनका क्या क्वालिटी पसंद आया उसको जब आप स्पेसिफिकली बोलेंगे तो एम्प्लॉय को वैलिडेशन और एक्नॉलेज फील होता है। मैम ये तो एम्प्लॉयर की बात होगी, लेकिन एम्प्लॉयज़ का भी तो कुछ दायित्व बनता है ना अपने प्रति। अगर वो बुलीड फील कर रहे हैं, ट्रॉमेटाइज्ड या विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेस एट वर्क प्लेस या फिर टॉक्सिसिटी का जो है उनको आभास हो रहा है वर्क प्लेस पे, तो वो क्या कर सकते हैं अपने लिए? Not everybody is a victim. Sometimes it's a learned behavior and sometimes it is normalized by a lot of people around you to conduct those behaviors. एक बुली को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसको सब सुन रहे हैं, अटेंशन मिल रहा है, सो ये होता है। ऐसा नहीं है कि ये अनकॉमन है, आपको हर जगह दिखेंगे बुलीज। मोर इम्पॉर्टेंट इज जो बुली हो रहा है वो अपने लिए क्या करे। इट्स वेरी हर्टिंग, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। कईयों की ज़िंदगी रुक जाती है जो बुली हो रहे होते हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि एक आम बात हम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट में जहाँ नॉर्मलाइज हो जाता है बुलिंग, वहाँ सबको उस बिहेवियर को के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कायदे से। नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ व्हाट अ बुली कैन डू, 4 लाइनें हैं जो आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। The person who's being bullied or who is the bully? No, the one who is getting bullied is expressing yourself. It's very simple. One is, the first sentence goes like, example के तौर में let's say कोई है जो गाली देता है, आपकी किसी भी बात पे sarcasm देता है। So I will say, Abhishek, what you did on that day abusing me
made me feel very hurt, upset and disappointed. I do understand you have a nature of making an environment healthy और आप सबके साथ एक हंसी मजाक करना चाह रहे हो. However, in future, I would request you to not use abusive language as far as I am concerned. So आपने बहुत clearly अपने लिए boundaries create करवाई हैं, तो ये assertively आपने बोल के. bully से बोलना है हाँ जी. और वो उसको एक्सेप्ट करे ना करें प्रैक्टिकल सिनेरियो में. नहीं भी एक्सेप्ट करे, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए. आपने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड रखा, आप असर्टिवली रखेंगे तो दूसरा समझता है. आप असर्टिवली नहीं रखेंगे, डर के रखेंगे, तो दूसरा उसको उस तरीके से नहीं लेगा जो एक्चुअली इन स्टेटमेंट्स का इम्पैक्ट है. सरकारी अब तरीका है या जो लॉफुल तरीका है बुलिंग से बचने का वो तो हम जानते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ऑल ऑफ दैट. तो ये आप एक सेल्फ असर्टिवनेस की डेफिनेशन बता रहे हो जिससे कि हम कम्युनिकेट कर पाएँ. लेकिन मेंटल हेल्थ पे एम्प्लॉय की ध्यान देना भी क्या एचआर का काम है? जितना मुझे समझ आता है, एचआर का काम है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज हेल्दी. देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अबाउट मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के लिए आपके पास साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, और जहाँ पर इंसान अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर सके. HR can create certain opportunities of positive mental health or certain exercise or activities, but जो चाहिए इंसान को, जो अगर बुली हो रहा होगा तो उस पर एक बहुत मेजर मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा, जो दिनचर्या की एक्टिविटीज़ में नहीं निकलेगा. दे विल रिक्वायर थेरेपी, दे नीड टू गेट आउट ऑफ दैट दोज मेमोरीज, दोज ट्रॉमा, विच इज़ नॉट एन HR's जॉब, इट इज़ अ साइकोलॉजिस्ट जॉब. डू यू नो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, होते हैं? बहुत कॉरपोरेट्स अब साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं और टाई अप्स करते हैं साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. अवेयरनेस इज देयर एंड a lot of organizations are doing it, but my request is to just make them aware that holding a lecture or a presentation is not taking care of mental health. ये काफ़ी गहरी बात बोली आपने. Okay. ये काफ़ी गहरा, क्योंकि अक्सर जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो एक गेस्ट लेक्चर होता है साल में एक बार, हाँ. और वो सबकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाती है उससे. वो मैजिकल लेक्चर होता है जिसके बाद हम सब ठीक कर देते हैं. तो उन लेक्चर्स से बच के एक और डेली बेसिस पे हर रोज़ एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जिससे जाकर जब भी मैं वर्कड आउट फील करूं तो मैं जाके बात कर सकूं. आपको अगर चोट लगेगी और अगर लेट्स से वो आपका वुंड बड़ा है, तो आपको उसकी पट्टी की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको वो डेली पट्टी चेंज करनी पड़ेगी ना. तो बुलिंग का भी एक घाव है, इंटरनल घाव. वो एक लेक्चर, एक प्रेजेंटेशन से ठीक नहीं होगा. द पर्सन मे नीड अ फ्रीक्वेंट सेशंस to release that trauma as well as remove the pain of that trauma. एक बड़ी एलियन सी टर्म है जो हमारे यहाँ वर्क कल्चर में नहीं देखी जाती, लेकिन बाहर गांव विदेशों में बड़ी बात होती है इस बारे में. इसे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस. ये क्या होता है? मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकती हूँ. वर्क लाइफ बैलेंस आपने खुद ही बता दिया. वर्क इज जब आप काम करते हो, लाइफ इज आवर्स बियॉन्ड दोज वर्क एंड अ बैलेंस क्रिएटेड. व्हाट डज दैट मीन इज, आप उस एरिया में, चाहे वो वर्क है या आपके बाकी आउटसाइड वर्क आवर्स हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं और आप खुश रह रहे हैं. आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देख पा रहे हैं, आप अपने चैलेंजेस को डील कर पा रहे हैं. इसी को वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं. अगर आपके वर्क आवर्स लंबे हैं तो क्या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एट होम कॉम्प्रोमाइज़ हो रही, तो वो इम्बैलेंस हो गया. अगर आप दोनों को खुश रख रहे हैं, यानी कि आपकी वाइफ भी खुश हैं और आपके बॉस भी खुश हैं और कलीग्स भी खुश हैं, ये तो बहुत मुश्किल है. इसी को वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं. इसमें एक और एस्पेक्ट है, मैं अपने आप को भी टाइम दे पा रहा हूँ या नहीं. मैम, वर्क लाइफ बैलेंस में कितना वर्क है और कितनी लाइफ है और कितना बैलेंस है? वर्क लाइफ बैलेंस को वही एंजॉय करेगा जो रिफ्लेक्टिव होगा कि मैंने कितना टाइम दिया और मुझे उसकी वजह से कितनी खुशी मिल रही है. तो काम को तो आपने एंजॉय कर लिया, बच्चे एंजॉय करे, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय करा, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड एंजॉय करा, अपनी हॉबीज जो आपके खुद के पैशंस हो या इंटरेस्ट हो या अपनी हेल्थ हो, उसको आप एंजॉय कर रहे हो. इसी को बैलेंस कहते हैं कि आप हर रिश्ते को एंजॉय कर रहे हो
और साथ में खुद को भी टाइम दे रहे हो। हम हर चीज को दुनिया में टाइम दे देते हैं सिवाय अपने आप को। ना हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, ना मेंटल हेल्थ पे। हम दोनों इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसे है। we are being brought up to take care of other people, to be sensitive about other people. We are not brought up to be sensitive about ourselves, and that is a big mismatch. हमने सीखा ही नहीं है कि क्या चीज मुझको खुश करती है, क्या चीज मुझे इंस्पायर करती है, क्या चीज मेरे लिए हेल्दी है। हम ये चीजें काफी इग्नोर करते हैं। इसीलिए अगर हमारे पास अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है, हम उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग, वी आर नॉट रिफ्लेक्टिव। ये दोनों एलिमेंट्स करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिंग। यू हैव टू पॉज इन लाइफ। आप हर रोज काम करते हैं तो पॉज करिए, वॉक जाकर आप पॉज करिए, ब्रेक लेकर, वेकेशन लेकर आप पॉज करिए, मौन रहकर, मेडिटेट करके। हर एक का अलग सिस्टम होगा, कोई दो लोगों का तरीका एक जैसा नहीं होगा। बट दैट पॉजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, मैंने पूरे दिन में क्या अच्छा किया, कौन सी दो चीजें थी जो मैंने बहुत एंजॉय की, क्या दो मैं दूसरे को खुशी दे सका। ये कब किसी के लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा, ऐसे रखा है, बट किसी के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि मुझे तो ऐसे चाहिए। कोई इसी उलझन में अपनी खुशी खो देगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो उसमें भी खुश रहेगा। यानी कि एटीट्यूड ऑफ सीइंग समथिंग इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड। Gratitude is something that you receive and you're acknowledging what you're receiving in life. But to also have gratitude at a workplace, that I have seen a lot of people working जो कभी खुशी नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन से। ये क्या दे दिया ऑर्गेनाइजेशन ने दिवाली पे, इससे बढ़िया तो ये हो जाता है, बड़ा सोन पापड़ी फिर से वही। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बड़े ही ग्रैटिट्यूड में होते हैं कि मुझे जो मिला है यहीं से मिला है, मैंने जो बनाया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। Absolutely. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल ऑलवेज एट अ वर्क प्लेस। तो क्या ग्रैटिट्यूड वर्क प्लेस पे भी इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ ये के लिए? नजरिया है जीने का, दैट्स ऑल। किस नजरिए से आप जीकर खुश रहते हो, तृप्त रहते हो, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो नजरिया जीने का आपको खुशी नहीं दे रहा, मन में हमेशा कोलाहल मचा रहा है, तो क्या वो वर्थ है? दिस इज अ चॉइस ऑफ लिविंग लाइफ। इट इज नॉट अबाउट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू गिव यू, इट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद व्हाट यू हैव, इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। अच्छा, आजकल जो है पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम बड़ा इन है। बहुत सारी कंपनीज है कंप्लीटली जिन्होंने ऑपरेशन शट कर दिए, जो बोलते हैं कि आप घर से काम करो, आपको लैपटॉप देंगे, आपको ये देंगे वो देंगे, आप घर से काम करो। सो क्या वर्क फ्रॉम होम ने भी मेंटल स्ट्रेस बढ़ाया? हालांकि जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था कोविड में, हम लोग बड़े खुश थे, घर में बैठ के कुकिंग चल रही है, ये चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी साथ साथ चल रहा है, अरे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन धीरे धीरे अब समझ में आने लगा है कि वर्क फ्रॉम होम एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, जो आप ऑफिस में बैठ के काम करते थे उससे। ऐसा क्यों है? कोविड के टाइम में तो इट वाज लाइक 62% पीपल प्रेफर्ड वर्क फ्रॉम होम। द रियलिटी इज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। वो डिजाइन ही नहीं है अकेले रहने के लिए। जब इंसान वर्क फ्रॉम होम करता है, वो अपने आप को एक दायरे में बांध लेता है जिसके लिए वो डिजाइंड नहीं है। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या अपने काम के लिए बाहर जाते हैं, हम दो लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। We have something known as mirror neurons in our brain, which are designed for आप learned behavior एक दूसरे से पिक करते हो, आप दूसरे के साथ एम्पथाइज कर पाते हो। आपके ये दोनों चीज़ें आपके लिए ह्यूमन कनेक्शन क्रिएट करने में बहुत काम आते हैं, जो बहुत बारी बिकॉज यू आर स्टेइंग एट होम इन आइसोलेशन ये सब चीज़ें मिस हो जाती हैं। देयर इज़ अ स्ट्रेस एलिमेंट। आपके लिए दायरे ख़त्म हो गए, आपको कंपार्टमेंटलाइज करने का मौका नहीं मिला। आप अपने काम को अगर घर में करते हो तो आप बहुत बारी आप स्विच ऑफ नहीं कर पाते। ब्रेक टाइम में ब्रेक की बजाय घर के काम कर रहे होते हैं तो आपको एक्चुअली कोई ब्रेक नहीं मिलता। आपका सर्कल ऑफ एक्सप्रेशन छोटा हो गया। आपके लिए सोशल एंजाइटी बढ़ गई क्योंकि आप अपडेटेड ही नहीं हो आजकल लोग क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्या इशू मुद्दे चल रहे हैं। आप हर चीज अपने वाइफ या स्पाउस या पार्टनर के साथ बातें करते हो।
आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, देयर आर एक्वेंटेंसेस। आपके लिए एक टिफिन टाइम फ्रेंड होगा, आपके लिए एक फ्रेंड होगा जो ब्रेक्स आपके साथ इकट्ठे लेते हैं या आपके साथ ट्रैवल करते हैं। आपके लिए कोई एक फ्रेंड होगा जो जिसके साथ आप अपना हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन कर सकते हो घर के बाहर। वो सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते उसका क्या इम्पैक्ट एक इंसान के ऊपर आता है। That starts slowly making them either anxious or depressed or feeling low, sense of loneliness. So this is how it can go worse for a person. मैम कुछ बोला आपने मिरर न्यूरॉन्स, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे आप? So अगर आपने ध्यान दिया हो कि हम आज के पॉडकास्ट में ना अननोइंगली बड़े डिफरेंट तरीके से बैठे, और जबकि बाकी पॉडकास्ट में हमने बहुत मज़े लिए हैं, हमने एक ही पॉस्चर में बैठे। आई डोंट नो इफ यू हैव रियलाइज्ड इट, but if I'm going to sit like this with you, Abhishek, and now I'm going to talk to you, how does this feel to when I am actually crossing my legs and sitting? Is there a difference that you experience? It's a question. I think you are more comfortable in this pose. How are you feeling as a human connect? Better. Like this? Better, yeah. But when I am sitting like this, थोड़ा सा authoritative हो जाता है। आप चाहें नहीं चाहें, आप एक दूसरे से सीखते भी हैं और एक दूसरे की नकल भी मारते हैं। इसी तरह बच्चे जो होते हैं वो बहुत बारी ग्रुप में सीख जाते हैं एक दूसरे से। दैट्स वाई सोशल इंटरेक्शन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। हम अननोइंगली अपने बॉस से 2 बातें सीख लेंगे, अपने कुलीग से 4 बातें सीख लेंगे, जो हमारी अदरवाइज लर्निंग्स रह जाती हैं। आप देखोगे कि कई लोग, आपने सिर्फ क्वेश्चन किया, वो आपकी हेल्प के लिए आ गए जी, वो आपको 2 चीजें और उन्होंने एक्स्ट्रा बता दी। ऑल दिस गेट्स क्रिएटेड इन द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव इट इन योर ब्रेन नोन एज मिरर न्यूरॉन्स, और ये बहुत नेचुरल लेवल पे होता है। इसके लिए कोई आपको एफर्ट नहीं डालना, बट ये तभी पॉसिबल है जब हम किसी के साथ ह्यूमन टू ह्यूमन फिजिकल लेवल पे इंटरैक्ट कर रहे हैं। हम ऑनलाइन इंटरैक्शन नहीं, हम एक्चुअली लोगों से जब इंटरैक्ट करते हैं तो ये अपने आप हमें बहुत सारे लर्निंग्स देता है, लोगों को खुलने का मौका देता है। लोग एक दूसरे के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज समझकर एकदम से महसूस करते हैं, जिसको एम्पैथी बोलते हैं। ये सब बड़ा नेचुरल लेवल पे होता है जो ऑनलाइन में सब नहीं हो पाता। So if I am say doing work from home and that is what it is, अब मैं इसको बदल नहीं सकता, क्या वो 3 चीजें मैं करूं कि मेरा जो वर्क फ्रॉम होम है सुकून में रहे और मेरी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहे? 3 चीज़ों में सबसे पहले आपका वर्क प्लेस और एरिया घर के अंदर डिफाइंड होना चाहिए, और जिस गैजेट पे आप यूज़ कर रहे हैं वो गैजेट आपका एक जगह पे रहना चाहिए, आप उसे लेकर घर में नहीं घूमेंगे। नंबर 2, डेस्कटॉप और लैपटॉप। आपके नंबर ऑफ आवर्स फिक्स्ड होने चाहिए। आपके ब्रेक टाइम में एक्चुअली आप स्ट्रोल कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो या किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, यू आर एक्चुअली नॉट टेकिंग another responsibility, but you are actually decluttering your mind. Taking a physical break, taking a mental break is important. Let the breaks be breaks. Let the breaks be breaks. You have to actually go and meet people. There is no alternative to it. There is something known as social activity is important. Community connection is important. आप designed हो उस चीज़ के लिए, आप उसको let go नहीं कर सकते. It will have its own impact. सो आप चाहे उसमें आप व्हाट आई कॉल इट एज थर्ड स्पेस, यानी कि आप चाहे तो आप कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, चाहे आप किसी को कंट्रीब्यूट करें, आप कम्युनिटी में सर्विस करें, आप अपनी रेजिडेंट एरिया में कंट्रीब्यूट करें, बट आपको कहीं ना कहीं लोगों से जाके मिलना आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहेगा जो आपको मैंडेटरीली करना है, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग फ्रॉम होम। इट विल ब्रेक देयर पैटर्न ऑफ सोशल एंजाइटी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की खास तौर पे लाइफ में होती है वो साल में एक बार होती है, अप्रैल के महीने में, जिसे कहते हैं अप्रेजल्स। तो अप्रेजल जो 1%, 2% और 3% का ट्रेंड है, उस ट्रेंड से भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो अप्रेजल स्ट्रेस का क्या करें? 2 तरह के स्ट्रेस है। एक तो अप्रेजल से पहले होता है कि क्या होगा, उसके बाद अप्रेजल के बाद होता है कि अब क्या होगा। तो दोनों स्ट्रेस से डील करने का क्या तरीका है? आपने जो शब्द बोला स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस को डील करना है, हम अप्रेजल को डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्ट्रेस को डील करेंगे। सो स्ट्रेस को डील करने के लिए हमें
हमने जो सीखा था, वी कैन डू टैपिंग, वी कैन डू डीप ब्रीदिंग, वी स्टॉप मेकिंग इट मीन अबाउट आवर सेल्व्स। वो एक सिस्टम है जिसका हम हिस्सा हैं, और वो आपके काबिलियत या जो आपने कंट्रीब्यूट किया या जो भी बॉस का मूड, बॉस का मूड, और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा, तो चाहे 1% है या 3% है या जितने भी परसेंट है, बट एट द एंड स्ट्रेस लेने से आपका अप्रेजल बेटर नहीं होगा, और आगे स्ट्रेस को सोचते हुए भी अप्रेजल से कोई बेटर नहीं होगा। द की इज गेट आउट ऑफ द स्ट्रेस, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। टेंशन नहीं लेने का। टेंशन नहीं लेने का। Sunny Side Up, the mental health podcast with me, Abhishek, and Dr. Shilpa. This podcast is brought to you by Emoid Wellness Center, New Delhi, and powered by Bhupoowala. Podcast देखें YouTube पर, बड़े सारे एपिसोड्स हैं, और कहीं भी आप अपना पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं, वहां पर जाकर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर सकते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। Sunny Side Up, mental health का फर्स्ट एड।